हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इम्पोर्टेंस ऑफ द डे सीरीज के बाद एक नई सीरीज आप सभी लोगों के सामने, भारत का संविधान, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या है ये सीरीज जो है वो सभी एग्जाम्स, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि फैक्चुअल बेस्ड होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम्स में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और इस सीरीज का केवल उद्देश्य ये है कि आपके जितने भी एग्जाम है जो भी आप दे रहे हो, तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में बनेंगे। तो टॉपिक जो है भारत का संविधान पॉलिटी हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारत का संविधान जो है, तो हम पढ़ रहे होते हैं भारत का संविधान नहीं, बल्कि पढ़ रहे होते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, संविधान पढ़ा भी नहीं जा सकता है, आप लोग जानते भी हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, कैसे आखिर संविधान का विकास हुआ, तो हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग संवैधानिक विकास क्या होता है। पहले हम लोग पृष्ठभूमि जान लेते हैं। ये जो वर्ड आता है संविधान, ठीक है, ये है क्या। तो देखिए, भारत के संविधान से मतलब है, हम लोग जैसे हमने बताया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भारत का संविधान नहीं पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास के पश्चात हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। तो एक वर्ड है संविधान, तो संविधान है क्या, आप इसको अगर संधिविच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा सम प्लस विधान। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा विधान जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, तो वो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमको, ये बताना है। ठीक है, क्यों पड़ी, आप लोग जानते हैं, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा हो, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन रहा हो, सभी जगह कॉन्स्टिट्यूशन की एक मांग की जा रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, रशिया रिवॉल्यूशन अगर बात करें तो वर्कर्स मांग कर रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर बात करें तो वहां की सोसाइटी जो है वो मांग कर रही थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो कि बेस्ड हो इक्वलिटी पे, राइट पे। ठीक है, तो यहां जो भारत में संविधान जो है वो क्यों इसकी मांग हुई, तो देखिए, सबसे पहला तो राइट, ठीक है, लोगों को राइट मिलने चाहिए, तो इसलिए मांग हुई। और ब्रिटिश जो कंपनी आई थी अपने भारत में, तो वो रिप्रेसिव पॉलिसी जो अपना रही थी, तो उसके लिए संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे, संविधान इसीलिए हमारे भारत के सामने आया। अब देख लेते हैं हम लोग, ये जो संवैधानिक विकास है ये कहां से कहां तक शुरू होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन से। तो पहला जो भाग है, हम बांटते हैं इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। ठीक है, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले लागू किए गए थे एक्ट जो आए थे, तो एक तो पार्ट हम वो पढ़ेंगे, और फिर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने आने वाले एक्ट हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिवाइडेशन होता क्यों है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों हम लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, क्या होता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने भारत में आती है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला, इसके अंतर्गत पहला जो एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे।
अच्छा, क्यों 1600 में आती है तो हम लोग 1773 के एक्ट को क्यों पढ़ रहे होते हैं? वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं, वो तो एक सच पूछिए तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, ठीक है, कि पहले पुर्तगाली आए फिर डच आए, तो वो तो मैं हिस्ट्री में पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 1773 से, ठीक। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, किस लिए आती है? ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा रखा होगा तो जानते हैं कि मसाले के व्यापार के लिए आती है, ठीक है। मसाले उनको यहाँ अच्छे लग गए थे, काली मिर्च हो गया जिसे यमन प्रिय भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ भारत देश में आती है। मसाले का सब खेल है, मसाले ने हमें गुलाम तक बना दिया, ठीक है, और वही मसाला जो है वो हम लोगों को चेप रहे हैं, ठीक है, हम लोग का चाउमीन और बर्गर वगैरह खूब चाव से खा रहे हैं, ठीक है, तो सब मसाले का खेल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हम लोग पढ़ेंगे एक्ट, तो वो किससे पढ़ेंगे? 1773 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 1857 तक, ठीक है। अच्छा, 1857 तक क्यों पढ़ते हैं हम लोग? तो और ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंतर्गत जो एक्ट पढ़ेंगे हम लोग 1858 से लेकर के 1935 तक, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन में ये जो इनके टाइम पीरियड में जो भी एक्ट पारित हुए हैं, तो उनको पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि 1773 से लेकर के 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है, और 1858 से लेकर के 1935 तक ब्रिटिश क्राउन रहता है, ठीक है, उसका शासन रहता है। क्यों रहता है तो वो भी मैं रीजन बता दूं। 1857 जो है वो पहला विद्रोह माना जाता है। एक हमारे राइटर थे, इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, नाम था उनका विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वो सबसे पहली क्रांति है, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने? 1857 की क्रांति जो है वो स्वतंत्रता की सबसे पहली क्रांति है, सबसे पहली किरण है, ठीक है। क्या होता है 1857 में जब विद्रोह होता है, कहां से शुरू होता है? तो 34, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 34th बंगाल नेटिव, ठीक है, 34th बंगाल नेटिव रेजिमेंट में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक होते हैं, ठीक है। वहीं से ये पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है। क्या होता है, बैरकपुर छावनी से वो संबंधित होते हैं और वो विद्रोह करते हैं कारतूस के विपक्ष में, ठीक है। कारतूस का सिस्टम क्या था? तब की जो कारतूस होती थी वो उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी जो है वो मिक्स की जाती थी, ठीक है। ये बात मंगल पांडे को हजम नहीं हुई, ठीक है, और वहां जितने और भी सैनिक जो थे जो मुस्लिम से रिलेटेड थे, तो उनको भी हजम नहीं हुई, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, और हिंदुओं के लिए गाय जो है वो माना जाता है, अपराध माना जाता है, और मुस्लिमों के लिए जो है वो सुअर को अपराध माना जाता है, ठीक है। इसलिए पूरा जो मामला है वो कारतूस से शुरू होता है, कारतूस से लड़ाई होती है, ठीक। वो चर्बी क्या होता था कि जब जब भी कारतूस में गोली डालनी पड़ती थी, ठीक है, चलानी पड़ती थी, तो उसको मुंह से खींचा जाता था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने इसी का विरोध किया, इस चीज का, और विरोध करने के चक्कर में फिर जो राइफल होती थी उस टाइम उसका नाम था इनफील्ड, ठीक है, तो उसी से उसके ब्रिटिश अधिकारी को मार देते हैं। तो वहीं से पूरा जो मामला है वो शुरू होता है, ठीक है। तो इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके हाथों में सत्ता ना रह करके जो सत्ता है वो किधर चली जाती है? तो वो सत्ता चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक। इसीलिए हम लोग एक्ट जो है वो पढ़ते हैं 1858 से ब्रिटिश क्राउन में जाने के बाद हम लोग जितने भी एक्ट उसमें पढ़ेंगे, तो 1857 के बाद 1858 से लेकर के 1935 तक जितने भी एक्ट आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही था इंट्रोडक्टरी वीडियो आज का। तो हम लोग कल से देखेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितने कौन कौन से एक्ट हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लागू किए गए थे, ठीक है, पास किए गए थे, और कौन कौन से जो एक्ट हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है वो पास किए गए थे, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या फैक्ट है, हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देने के लिए है, ठीक। तो
देख मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पर बने हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।